नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे रासो ग्रंथों के बारे में कि रासो ग्रंथ कौन-कौन से लिखे गए, किस समय लिखे गए और किसके द्वारा लिखे गए। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में रासो ग्रंथों के बारे में। रासो काव्य, ठीक है। रासो काव्य यानी रासो साहित्य, क्योंकि आदिकाल में हम देखते हैं 5 तरह का साहित्य लिखा गया, उसमें एक रासो साहित्य यानी रासो काव्य भी आता है। अब अगर बात करें कि रासो, ये रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रासो शब्द की उत्पत्ति, ठीक। अब इसकी अगर बात करें, रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करें, तो अलग अलग विद्वानों ने यानी साहित्यकारों ने इसकी उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है। अगर हम सबसे पहले शुक्ल जी की बात करते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास अगर शुक्ल जी को नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल के अनुसार रसायन, ठीक है। रसायन शब्द से जो है किसकी उत्पत्ति, सॉरी रसायन नहीं, रसायन, अणुओं का फर्क हो गया। रसायन शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी, किसने मानी? शुक्ल जी ने मानी। वहीं अगर हम विष्णुलाल पंड्या की बात करें, पंड्या के अनुसार रास तथा रासक, ये दो शब्दों से मानते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रास शब्द से मानते हैं और रासक शब्द से मानते हैं, ठीक। यही श्यामल दास की बात करें तो श्यामल दास की अगर हम बात करेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी, तो इन्होंने कहा कि रहस्य जो शब्द है, इससे रासो शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा, रहस्य शब्द से। वहीं हजारी प्रसाद बात करें, हजारी प्रसाद, देखिए हजारी प्रसाद जी भी कहते हैं, जिस तरह से पंड्या दो शब्दों से मानते हैं, रास शब्द से भी मानते हैं, रासक शब्द से भी मानते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि रासक शब्द से क्या हुई? रासो शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और विश्वनाथ भी यही कहते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद ने भी यही कह रखा है कि विश्वनाथ प्रसाद जी भी किससे मानते हैं? रासक शब्द से ही रासो की उत्पत्ति, रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। और वहीं अगर गाड़सा द तासी की बात करें, गाड़सा द तासी, ठीक है दोस्तों, इनका एक महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा कि रासुई, क्या कहा? राजसुई। रासुई जो शब्द है, इससे क्या होती है? रासो शब्द की हमारी उत्पत्ति होती है। ये तो होगी हमारी रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में किसने किस तरह से माना। शुक्ल जी कहते हैं कि रसायन शब्द से, पंड्या विष्णुलाल पंड्या कहते हैं कि रास क्या? रास शब्द से हुई। वहीं श्यामल दास की बात करें तो उन्होंने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति बताई। फिर वहीं हजारी प्रसाद ने भी रासक कहा, तो उनके साथ विश्वनाथ प्रसाद जी भी रासक शब्द। और गार्सद तासी की बात करें, उन्होंने कुछ अलग एक शब्द दिया, रासुई। उन्होंने कहा कि रासुई शब्द से क्या हुई है? रासो शब्द की क्या उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं हम रासो साहित्य। देखिए रासो साहित्य जितना भी लिखा गया, सारा हमारा वीर रस में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें काफी वीर गाथाएं देखने को हमको मिलती है। अगर आदिकाल में बात करें कि वीर गाथाओं वाला साहित्य कौन सा था, जिसमें सिर्फ वीरों की वीरता का वर्णन किया गया था, राजा महाराजाओं के युद्धों का वर्णन था, तो वो हमको वो साहित्य मिलता है रासो साहित्य। क्योंकि रासो साहित्य में पूरा हमको क्या मिलता है? युद्धों का वर्णन मिलता है, युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है, वीरता का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि आदिकाल में जो ये रासो साहित्य था, इस समय के जो लोग थे,
वो इधर उधर की बातें न करके सिर्फ वहां से बच्चे से लेके औरतों से लेके बूढ़े तक क्या करते थे, युद्धों की बातें किया करते थे। ठीक है, उनमें इतनी वीरता भरी थी, कूट कूट के भरी थी वीरता, कि उनकी बातें ही बस वही होती थी, युद्धों के बारे में चित्रण होता था। जो वीर सैनिक होते थे उनकी वीरता का वो लोग गुणगान करते थे। ये हमको मिलता है रासो काव्य में। ठीक हो गया। अब अगर रासो काव्य की हम बात करें, रासो काव्य में हमको दो शैलियां देखने को मिलती है। इसमें जो दो शैलियां मिलती हमको, वैसे तो आदिकाल की ये शैलियां हैं, दो शैलियां मिलती है। कौन कौन से? एक तो डिंगल हो गई और एक हो गई पिंगल। डिंगल जो शैली थी दोस्तों, डिंगल शैली जो थी राजस्थानी भाषा, इसकी ध्वनि कर्कश थी। इसकी ध्वनि कैसी थी? कर्कश। कर्कश। ठीक है, कर्कश यानी होती है जो ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है, कसैली होती है, उसको हम कर्कश ध्वनि कहते हैं। राजस्थानी भाषा थी, राजस्थानी भाषा के शब्द थे इसमें। इसकी ध्वनि कैसी थी? कर्कश थी। जिस कारण यह भाषा स्वतः धीरे धीरे लुप्त हो गई। धीरे धीरे लुप्त हो गई। ठीक है, लुप्त हो गई। लेकिन जो रासो साहित्य दोस्तों हमको मिलता है, रासो साहित्य हमको डिंगल भाषा में मिलता है। रासो साहित्य डिंगल शैली में, डिंगल शैली में। ठीक, रासो साहित्य हमको किस में मिलता है? डिंगल शैली में मिलता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि रासो साहित्य में जो रचनाएं मिली आदिकाल में, वीर रस की कविताएं जो थी वो डिंगल शैली में थी। यानी रासो साहित्य डिंगल शैली में था ज्यादातर, और वीर रस के काव्य था इसमें। वीर रस का काव्य इस शैली में लिखा गया। ठीक हो गया। इस शैली में हमको क्या मिलता है? वीर रसात्मक काव्य मिलता है। यानी रासो साहित्य जो ज्यादातर हमको किस भाषा में यानी किस शैली में मिलता है? डिंगल शैली में मिलता है, जो प्रायः क्या हो गई, धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हो गई, लुप्त हो गई। अब इसकी दूसरी शैली की बात करें तो दूसरी शैली थी हमारी इसमें पिंगल। ठीक, पिंगल शैली की बात करें, इसको बोलते हैं कि यह शैली कर्णप्रिय थी, यानी कानों को अच्छी लगने वाली, मतलब सभी को ये क्या करती थी, अच्छी लगती थी। कौन सी शैली? पिंगल शैली। ठीक, इसमें कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग हुआ था। और यही शैली बाद में ब्रिज भाषा में बदल गई या परिवर्तित हो गई। ठीक, अगर हम ब्रिज भाषा की बात करें कि ब्रिज भाषा में जो उसका पूर्व रूप था वो क्या मिलता है हमको, यहाँ पिंगल शैली का रूप मिलता है ब्रिज भाषा में। ब्रिज भाषा में क्या था? पिंगल शैली जो थी कर्णप्रिय थी, धीरे धीरे इसका रूप परिवर्तित हो गया और ये क्या होगी, ब्रिज भाषा में परिवर्तित होगी, यानी ब्रिज भाषा में बदल गई। ये थी हमारी रासो काव्य की दो शैलियां, एक होगी डिंगल और दूसरी होगी पिंगल। इसके बाद की इसकी शैलियों की बात हमने की और इसके रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात की। अब अगर हम जाने कि रासो साहित्य में प्रमुख साहित्य प्रथम कौन सा माना जाता है, ये मुख्य है। ठीक है, रासो साहित्य में जो चीजें जरूरी है वही मैं इसमें लेके आई हूँ। जैसे हमने रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, कैसे हुई थी, किन शब्दों से हुई थी, किन के अनुसार, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। ठीक हो गया। अब अगर बात करें कि रासो साहित्य के बारे में, पहला जो रासो साहित्य था वो किसके द्वारा लिखा गया? हाँ, एक चीज और है, अगर रासक को देखा जाए तो रासक एक छंद भी था। ठीक है, अगर देखा जाए कि रासो शब्द, तो रासक जो आया था हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार, तो रासक एक आदिकालीन छंद था। आदिकालीन छंद था। ठीक, इसमें 29 मात्राएं थी।
इसमें कितनी मात्राएं थी? 29 मात्राएं। अब हमको इसमें मात्राएं कितनी देखने को मिलती है दोस्तों? 29 मात्राएं देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? जो हमारा रासक एक छंद था, किसमें? आदिकाल में। आदिकाल, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उस समय जो छंद था वो कौन सा था? रासक एक छंद था आदिकाल में, जिसकी मात्राएं कितनी थी? 29। इस तरह से आ सकता है कि रासक जो छंद था उसमें मात्राएं कितनी थी? तो उसमें मात्राएं थी हमारी 29। ठीक हो गया, ये हमारा रासो का हो गया। अब अगर इसकी बात करें रासो साहित्य, रासो साहित्य में प्रथम ग्रंथ, ठीक है, प्रथम ग्रंथ की बात करें तो प्रथम ग्रंथ की बात हम करते हैं, उसमें आता है खुमान रासो। खुमान रासो ये लिखा था दलपति विजय, दलपति विजय ने लिखा था, और इसका समय काल है 9वीं सदी। ठीक है, 9वीं सदी किसका समय काल है? खुमान रासो का, जो दलपति विजय के द्वारा लिखा गया। अब अगर 9वीं सदी हम बात करें तो रासो काव्य का हम मान सकते हैं कि 9वीं सदी से इसका समय प्रारंभ हो जाता है। यानी कौन सी अवस्था है? अपभ्रंश वाली अवस्था है। ठीक है, अपभ्रंश वाली अवस्था है। 10वीं तक हमारा अपभ्रंश चलता है, यानी 11वीं तक, क्योंकि फिर उसके बाद अवहट्टा आ जाता है। तो 9वीं सदी है तो मान सकते हैं कि उस समय की जो भाषा थी यहाँ पर कौन सी थी? अपभ्रंश थी। ठीक, अब रासो साहित्य का ये पहला ग्रंथ क्या है? खुमान रासो दलपति विजय का। अब खुमान रासो दलपति विजय का, ठीक हो गया। अब इसमें अगर छंदों की बात करें दोस्तों, इसमें कुल छंदों की संख्या, छंदों की संख्या ये प्रश्न पूछा जा सकता है 5000 लगभग। ठीक, और इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में है। पूना संग्रहालय में है। ठीक है, पूना संग्रहालय में इसकी हस्तलिखित प्रति अभी भी क्या है? वहां पर स्थित है। कहां पर? पूना संग्रहालय में। रासो साहित्य अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ। ठीक, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी 9वीं सदी कौन सी अवस्था थी? अपभ्रंश की अवस्था थी। लेकिन इस ग्रंथ की खुमान रासो की अगर हम बात करें तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ इसको बताया गया है। शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा। अब देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शुक्ल ने इनको क्या कहा? शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम जय काव्य कहा। जय काव्य कहा किसके द्वारा? शुक्ल के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार किसको? खुमान रासो को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का, यानी हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। और इसमें जो है 24 युद्धों का, 1 मिनट हटा देते हैं, नीचे से हटा दे, इधर से हटा देते हैं। इसमें लगभग 24 युद्धों का वर्णन हमको मिलता है। 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। और इसकी अगर भाषा की बात हमने की थी तो इसकी भाषा क्या है? राजस्थानी। इसकी भाषा राजस्थानी, यानी राजस्थानी जो भाषा है किस शैली में हमको मिलती है? उधर डिंगल शैली में मिलती है। ठीक हो गया, इसकी भाषा राजस्थानी। राजस्थानी क्या थी इसकी भाषा? ठीक हो गया। ये हमारा खुमान रासो यानी रासो साहित्य में जो प्रथम रासो ग्रंथ लिखा गया है उसकी बात आज हमने की कि रासो साहित्य में पहला ग्रंथ कौन सा है? तो पहला ग्रंथ है खुमान रासो। वैसे रासो साहित्य मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं वो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जो प्रथम ग्रंथ की बात करते हैं, हम प्रथम से स्टार्ट करेंगे, तो प्रथम ग्रंथ है खुमान रासो। इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन वीर काव्य है
दलपति विजय का 9वीं सदी इसका समय काल है, यानी अभ्रंश वाली अवस्था थी, लेकिन इसमें जो भाषा है वो राजस्थानी है और अभ्रंश के प्रभाव से बिल्कुल ये मुक्त है। और 24 युद्धों का इसमें वर्णन किया है, लगभग इसमें 5000 क्या है छंद है। और शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का यानी हिंदी का प्रथम क्या बोला है, जय काव्य बोला है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आदिकाल के रासो साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो आज मैं इस वीडियो में लेके आई थी। इसी में आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।